नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज हम उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं जिसमें प्रत्येक दिन 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। और आइए हम लोग खेल खेल में करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए है अति महत्वपूर्ण। यहाँ पे सिर्फ अगर हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वाईएएस हो, पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, ईपीएफ हो, आप नो डाउट इकोनॉमी के क्वेश्चन करके आएंगे सही। तो आइए खेल खेल में करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व। तो क्या आप लोग हैं तैयार? तो आइए, मैं हूं तैयार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। इन्फ्लेशन इज अ मॉनेटरी फिनोमिना दिस थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय। मुद्रास्फीति एक मौद्रिक परिघटना है, एक मौद्रिक प्रतिभास है। यह कथन किसका है? आंसर दिया है जे एम्किंस, मिल्टन फ्रीडमैन, हैरेड एंड क्राउथर। इसका सही उत्तर है दोस्तों मिल्टन फ्रीडमैन। जब मिल्टन फ्रीडमैन की बात और इन्फ्लेशन की बात होती है तो ये लोग जो मौद्रिकवादी अर्थशास्त्री हैं, जो मॉनेटरिस्ट हैं, बेसिकली मानते थे कि इन्फ्लेशन इकोनॉमी में तब आता है जब किसी कारण से इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाती है, चाहे वो आरबीआई के कारण बढ़ जाए या फिर जो है किसी भी कारण इकोनॉमी में कैश फ्लो ज्यादा हो जाए, कमर्शियल बैंक क्रेडिट ज्यादा दे दे, किसी भी कारण से अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा हो जाए और मनी सप्लाई के कंपैरिजन में गुड्स एंड सर्विसेज कम प्रोड्यूस हो तो मच मोर मनी चेजिंग फ्यू गुड्स। बहुत ज्यादा मनी बहुत कम वस्तुओं के पीछा करती है। आप जानते हैं कि अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं और सामान कम है तो डिमांड बढ़ जाएगी और ऐसे में इन्फ्लेशन बढ़ना लाजमी है। तो ये कहा जाता है एक पूरी तरह इन्फ्लेशन एक मॉनेटरी फेनामेना है। पैसे के ज्यादा की वजह से, नगदी फ्लो के ज्यादा होने से आती है इन्फ्लेशन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन कि इन्फ्लेशन एक मॉनेटरी फेनामेना है और इसका सही आंसर है दोस्तों मिल्टन फ्रीडमैन। दूसरा क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन गिवन बाय। देखिए, माना जाता है संरचनात्मक मुद्रास्फीति की धारणा किसने दी और धारणा किसने दी। जो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है दोस्तों, इसे आइए थोड़ा समझते हैं। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन एक्चुअली इंडिया जैसे देशों में माना जाता है कि जो इन्फ्लेशन है वो स्ट्रक्चरल काजेज की वजह से आता है। मैं आपको बताऊं, जब मैं आईएएस का इंटरव्यू 2010 में देने गया था तो मेरा बोर्ड पड़ा था के एस चलम का बोर्ड, के एस चलम। और के एस चलम साहब जबरदस्त क्वेश्चन मुझसे पूछे थे इंटरव्यू में, वो भी इकोनॉमिक रिलेटेड। उन्होंने पूछा था कि आपको क्या लगता है कि भारत जैसे एलडीसीज में इन्फ्लेशन जो आता है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है। मैंने बताया था कि भारत में सर एलडीसीज में इन्फ्लेशन आने का कारण है एडवर्स सप्लाई शॉक या फिर सप्लाई साइड प्रॉब्लम है। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ नहीं पाता है क्योंकि यहां पे स्मूथ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लाइट नहीं है। पोटेंशियल तो है बट हम उसको उस लेवल पे जाके यूज नहीं कर पाते हैं। तो कुल मिला जुला के जो गुड्स एंड सर्विसेज जितनी हमारे वहां बननी चाहिए उतनी नहीं बन पाती है और गुड्स एंड सर्विसेज न बनने की वजह से सप्लाई कम हो जाती है या फिर कहिए सप्लाई साइड बॉटलनेक आ जाता है। बॉटलनेक का मतलब आप समझते हैं, ये जो बॉटल होता है ना, इसका नेक होता है सकरा। तो जब चीजें सकरी हो गई तो यहां प्रोडक्शन अवरुद्ध हो जाएगा, इसलिए कहा जाता है इसको एडवर्स जो है सप्लाई या फिर सप्लाई साइड बॉटलनेक। लेकिन उन्होंने एक चीज और भी कहा था कि उन्होंने काफी, वो मेरे बात से सहमत थे, लेकिन उन्होंने एक बड़ा बढ़िया प्रश्न मुझसे पूछा। उन्होंने कहा कि आप कह रहे हो कि भारत जैसे देश में इन्फ्लेशन का कारण है एडवर्स सप्लाई शॉक्स या फिर सप्लाई साइड बॉटलनेक, लेकिन आप ये भी बताइए कि भारत एक कितना बड़ा देश और भारत की पॉपुलेशन 130 करोड़ और यहाँ का जो मिडिल वर्ग है ना, मध्यकालीन जिसमें हम लोग आते हैं, ये डिमांड बहुत करता है, डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट से बहुत ग्रसित है। तो क्या ये डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट से अगर ग्रसित है तो ये डिमांड भी तो ज्यादा करता है। तो आपको नहीं लगता है कि हायर डिमांड इन्फ्लेशन का कारण है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल सही उन्होंने कहा था। भारत में 2 ऐसे कारण हैं जो इन्फ्लेशन बढ़ाते हैं। भारत जैसे देशों में माना जाता है कि स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन के कारण इन्फ्लेशन बढ़ता है। स्ट्रक्चरल का मतलब है कि कुछ यहाँ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है? बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिस लेवल की रोड होनी चाहिए, वेयर हाउसिंग होने चाहिए, गोडाउन्स होने चाहिए, टेक्निक होनी चाहिए, बजट होनी चाहिए, या फिर जो भी हमारी सप्लाई साइड मैनेजमेंट है उस लेवल का नहीं है। तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की वजह से उस लेवल की गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हो पाता जितनी होनी चाहिए। इस सिद्धांत को दिया था, देखिए यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है, गुन्नार मिरडाल। गुरनाल मिरडाल, आप लोग जानते हैं एशियन ड्रामा के लेखक हैं गुरनाल मिरडाल, MYRDAL होना चाहिए।
गुन्नार मिर्डाल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गुन्नार मिर्डाल। गुन्नार मिर्डाल ने भारत में गुन्नार मिर्डाल ने स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, इकेस्टेन का कॉन्सेप्ट है कोर इन्फ्लेशन का, किन्स का जो है एक्सेसिव डिमांड है, मिल्टन फ्रीडमैन का थ्योरी हो गया एक मॉनेटरी फिनोमेना। तो गुन्नार मिर्डाल है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन के जनक, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था। अब आइए एक प्रश्न जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, ये जरूर एग्जाम में आ सकता है, वो स्क्यूफ्लेशन refers to a economic situation in which स्क्यूफ्लेशन क्या होता है? जनरल प्राइस इन प्राइस लेवल, तो ये तो इन्फ्लेशन हो गया। प्राइस राइज इन स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कमोडिटी, प्राइस राइज इन फ्यूल, इन्फ्लेशन इन अनएम्प्लॉयमेंट बोथ। देखिए ये तो बिल्कुल नहीं स्टैगफ्लेशन है। प्राइस राइज इन फ्यूल ये भी नहीं। देखिए ये चीज होता है, जैसे इंडिया में ही ये कॉन्सेप्ट पहले आया था 2009-10 का इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ेंगे तो कहा गया था कि इंडिया में हम देखते हैं कि कुछ खास ग्रुप है जिसकी प्राइसेज बहुत बढ़ गई, टोमेटो की प्राइसेज बहुत बढ़ गई, ओनियन की प्राइसेज बहुत बढ़ गई, ऑयल की प्राइसेज बहुत, कुछ जब खास ग्रुप में बहुत तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ जाए और बाकी जो चीजें हैं वो नॉर्मल प्राइस रहे, इसको हम कहते हैं स्क्यूफ्लेशन। मतलब इन्फ्लेशन अमंग फ्यू, मतलब प्राइस राइज इन स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कमोडिटी। कुछ कमोडिटीज हैं जो बड़ी तेजी से महंगी आ जा रही है, बाकी जो नॉर्मल प्राइस लेवल है उसमें बढ़ोतरी नहीं आती है। तो जब हम एक स्पेसिफिक ग्रुप में कमोडिटी प्राइस राइज की बात करते हैं दोस्तों, इसी को हम कहते हैं स्क्यूफ्लेशन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। फिर देखिए ओकुन्स लॉ एस्टेब्लिश रिलेशनशिप। देखिए एग्जाम के लिए ओकुन्स लॉ बिल्कुल तैयार करके जाइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओकुन का नियम किन दो चरों के मध्य संबंध स्थापित करता है? इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, उत्तर है नहीं। ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन रेट, उत्तर है नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी ग्रोथ रेट, उत्तर है यस। नन ऑफ दीज को गलत काट लीजिए। देखिए आर्थर जो ओकुन का नियम है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका जो है रिसर्च बहुत तगड़ा था। इनका मानना ये था दो चीजों के बीच ये रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी ग्रोथ रेट में। यहां पे इनका मानना था कि अगर 1% आपकी अनएम्प्लॉयमेंट घट जाए, 1% अगर अनएम्प्लॉयमेंट घट जाए तो आपका जीडीपी 2% बढ़ जाता है। आप जरा समझिए, इनका जो नियम है काफी बड़ा है, रिसर्च पेपर, अगर कभी जरूरत पड़ी तो आपको एक क्लास ले लूंगा, जबरदस्त है, जिसमें आपको यह पता लगाना पड़ता है कि पोटेंशियल जीडीपी क्या है और एक्चुअल जीडीपी क्या है। ये डिफरेंस मेथड से इनका इक्वेशन है। यहां पे ये मानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर 1% कम हुआ तो इसका मतलब 1% रोजगार बढ़ा है, तो रोजगार गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगी, और गुड्स एंड सर्विसेज का अगर प्रोडक्शन हुआ तो नो डाउट जीएनपी बढ़ जाएगा। तो इनका जो कैलकुलेशन था दोस्तों कि अगर आप 1% जो है अनएम्प्लॉयमेंट को घटा दें तो 2% अपना आप आउटपुट बढ़ जाता है। तो इनका जो ये रिलेशन था इनका ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट और जीडीपी ग्रोथ रेट में, बेसिकली ये मान के चलते हैं कि दोनों में जो रिलेशन है वो नेगेटिव है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा तो जीडीपी घटेगी, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटेगा तो जीडीपी आपकी बढ़ जाएगी। तो कुल मिला जुला के 1% बेरोजगारी में कमी लीजिए और 2% जीडीपी को बढ़ा लीजिए। ओकिन्स लॉ जरूर पढ़ के जाइएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। इन्फ्लेशन इज ए प्रोपोर्शनेट टैक्स। देखिए एक बार मुझे याद है, मेरा एक मित्र पीसीएस में इंटरव्यू देने गया था और उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इन्फ्लेशन इज अ डिग्रेसिव टैक्स, लेकिन यहां पे मैंने बात किया है कि प्रोपोर्शन इज ए प्रोपोर्शनेट टैक्स। अब ये आनुपातिक कर है, ये किसका नियम है, किसने प्रतिपादित किया? देखिए इसको पहले आप समझ लीजिए कि इन्फ्लेशन इज, ये भी पूछा जाता है रिग्रेसिव टैक्स, या फिर ये कहा गया कि इन्फ्लेशन इज प्रोपोर्शनेट टैक्स। इसका मतलब क्या है? देखिए जब इन्फ्लेशन आया इकोनॉमी में, जैसे मान लीजिए कि इन्फ्लेशन है 20% से बढ़ गई, अब 20% से बढ़ गई हर चीज की प्राइस। आलू जो है वो 30 रुपया था, 30 से बढ़ के 40 हो गया। इसी तरीके से आपके कपड़े जो है वो 200 से बढ़ के 300 हो गए, जूते आपके 600 रुपए से बढ़ के 800 हो गए। तो देखिए कहीं ना कहीं जो टैक्स की तरीके से ये आपकी चीजों का रेट बढ़ा दे रहा है। मतलब जब भी इन्फ्लेशन आ रहा है तो उसी रेशियो में गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ रही है, इसका मतलब एक तरीके से टैक्स है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो टैक्स है वो प्रोपोर्शनेट है। प्रोपोर्शनेट का मतलब सभी लोगों पे बराबर पड़ रहा है। जब आप टैक्स पढ़ते हैं, डायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं जो टैक्स होता है वो अमीरों के ऊपर ज्यादा होता है। आप जरा देखिए, जब हम टैक्स लगाते हैं तो भारत में जैसे टैक्स लगता है प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और डिग्रेसिव। एक्चुअली भारत में तो डिग्रेसिव टैक्स है। तो जो डिग्रेसिव टैक्स है उसमें क्या होता है कि शुरू में प्रोग्रेसिव होता है और फिर जो है प्रोपोर्शनेट हो जाता है। मतलब भारत में या कहीं भी जब टैक्स लगाया जाता है तो जिसकी इनकम ज्यादा है उसके ऊपर ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। मतलब अंबानी की इनकम ज्यादा तो ज्यादा टैक्स देंगे, किसी की इनकम अगर उसके तुलना में कम तो कम टैक्स, और जिसकी इनकम बिल्कुल कम हो कम टैक्स देगा। मतलब जब टैक्स लगाते हैं हम तो अकॉर्डिंग टू एबिलिटी लगाते हैं, जो जिस लेवल का है वैसे टैक्स देता है। ऐसा नहीं कि हम सबको बराबर टैक्स लगा देते हैं, हम अंबानी के बराबर टैक्स दें, ऐसा कहां पॉसिबल है। लेकिन इन्फ्लेशन यही करता है दोस्तों,
चाहे वो अंबानी हो चाहे मैं हूं, अगर आलू 50 रुपया हो गया इन्फ्लेशन की वजह से, तो अंबानी भी 50 रुपये में खरीदेंगे और मैं भी 50 रुपये में, और एक मनरेगा का मजदूर भी 50 रुपये में खरीदेगा। तो इस तरीके से एक प्रोपोर्शनेट टैक्स हो गया जो सबको बराबर लगाया गया। ये जो डायलॉग है ये है R.N. भार्गव का। डॉक्टर एस.एन. लाल साहब हमारे गुरुवर, इनकी किताब मैं आपको रिकमेंड करता हूं, इन्होंने मुझे पढ़ाया है हाथ पकड़ के। इनके हिसाब से इन्फ्लेशन इज ए डिग्रेसिव टैक्सेशन। डिग्रेसिव ये इसलिए कहते हैं कि गरीबों के ऊपर ज्यादा लगता है। आप जरा सोचिए, किसकी इनकम है 100 रुपए और वो भी आलू के लिए 40 रुपया पे किया, और मेरी इनकम मान लीजिए महीने की 5 लाख है, मैंने भी आलू के लिए 40 रुपये पे किया, और किसी की इनकम 5 करोड़ है, उसने भी 40 रुपये। इसका मतलब सबसे ज्यादा पे किसने किया? गरीब ने। इसीलिए एस.एन. लाल साहब इसको डिग्रेसिव कहते हैं। जब इन्फ्लेशन को प्रोपोर्शनेट की बात आएगी तो आप लोग R.N. भार्गव पे आंसर मारिएगा, और जब डिग्रेसिव आए तो डॉक्टर एस.एन. लाल पे आंसर मारिएगा। तो ये रहा 5 क्वेश्चन का बेहतरीन एनालिसिस। दिग्विजय इकोनॉमिका के साथ बने रहिए, हम मिलजुल के करेंगे कुछ बड़ा, बहुत बड़ा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।